हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह जीके जीएस का मैराथन प्रश्नों का सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सक्षमता वन पर आधारित प्रश्न होंगे। आइए बिना देर के हुए चलते हैं, हम लोग पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि महरौली जो दिल्ली में स्थित है के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। यानी महरौली में जो लौह स्तंभ स्थित है उससे हमें किस शासक के बारे में, कुमारगुप्त प्रथम या फिर विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त इसके बारे में जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विक्रमादित्य के बारे में जो है हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, गुप्त वंश के शासक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वज्जी महाजनपद क्या था। तो वज्जी महाजनपद जो है यह बिहार में स्थित 16 महाजनपदों में से जो कुल 3 महाजनपद बिहार में स्थित है उसमें से एक है। बिहार में कौन कौन से 3 महाजनपद स्थित है याद रखिएगा, मगध, वज्जी संघ और अंग। मगध की राजधानी प्रथम जो है वो राजगिरी थी, उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा हुई। तो मगध, उसके बाद जो है दूसरी है वज्जी संघ। ये 8 गणराज्यों का संघ था जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, और विश्व की जो प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है लिच्छवी वो वज्जी संघ का ही था, और वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। यानी इस दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा एक महाजनपद बिहार में स्थित था, वह था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो 16 महाजनपदों में से 3 का उल्लेख बिहार में मिलता है, जिसमें से वज्जी संघ जो है वो 8 गणराज्यों का संघ था, और यहाँ की जो व्यवस्था थी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, गणराज्यीय व्यवस्था थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यानी इनमें से कौन महोदय है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, पैट्रिक है, रिपन है या फिर लॉर्ड लिटन है। तो सही उत्तर के रूप में जो ऑप्शन जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि लॉर्ड रिपन महोदय, जिनका शासनकाल जो है वो 1880 से 84 का रहा है। इनके ही शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया। इन्होंने जो है इल्बर्ट बिल विवाद के चक्कर में जो है इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। यानी इन्होंने ही कहा था कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय जज भी सुनवाई कर सकेंगे, और यही इल्बर्ट बिल विवाद था, और इसी के तहत जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य कार्य थे, जैसे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो उम्र निर्धारित की गई थी पहले 21 वर्ष, उसे घटा करके 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लिटन महोदय ने। तो फिर जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल आया तो इन्होंने फिर 19 को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था। प्रथम जनगणना भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसके वजह से इनको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। वह है लॉर्ड रिपन महोदय, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 1880 से लेकर के 84 तक का बीच का जो शासनकाल है इनका रहा है। और इल्बर्ट बिल विवाद जो कि भारतीय जज अंग्रेजों के विरुद्ध केस की सुनवाई करेंगे, इस विवाद के चक्कर में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो इसका सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा कि 1920 में जो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जो हुआ था, उस 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण था। और उसके बाद जो है भारतीयों ने ये किया था कि हम लोग जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चलाएंगे जो नॉन कॉपरेशन आंदोलन होगा, यानी असहयोग आंदोलन होगा। इसके प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे ऑप्शन नंबर ए यानी चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से फिर जो है 1920 में ये असहयोग आंदोलन चला, और 1922 तक असहयोग आंदोलन चला, और बाद में फिर जो है चौरा-चौरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो फिर जो है इन्होंने ये चित्तरंजन दास जो है महात्मा गांधी के इस फैसले से नाराज़ हुए, और 1923 में इन लोगों ने जो है ये एक स्वराज पार्टी का भी गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात की बात की जाए तो लंबाई
चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी अगर लंबा 3 मीटर है तो वह चौड़ा 2 मीटर होगा। क्योंकि अनुपात है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसलिए सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2। कि अगर किसी भी में ले, अगर मीटर में ले, फीट में ले, तो जो 3 फीट अगर लंबा होगा तो वो 2 फीट चौड़ा होगा। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। और अगर इसी को उल्टा करके प्रश्न घुमा करके आपको कन्फ्यूज किया जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो फिर वहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ 2:3 कीजिएगा, और लंबाई चौड़ाई पूछा जाए तो 3:2 कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वह कहाँ लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो बिहार की धरती पर सोनपुर में लगता है, और इसको एक और अन्य महत्वपूर्ण नाम से जानते हैं, वह है हरिहर क्षेत्र मेला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सोनपुर मेला को किस नाम से जानते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है 7वां है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। यह किसके लिए है, तो यह है तात्या टोपे महोदय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसको भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। गोदावरी है, दामोदर है, या फिर ये हुगली है, या पेरियार है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से हैं। तो अगर हम लोग भारत का मैप देखते हैं तो इसमें जो है हमारे उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है इधर इस साइड में, तो यहाँ पर नेपाल और कुछ दूर में स्थित है। उसके बाद जो है फिर पर्वत की बात अगर की जाए तो हिमालय पर्वत जो कि सबसे नवीन वलित पर्वत है, तो यह स्थित है हमारे उत्तरी सीमा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी 9वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अरावली पर्वत जिसका विस्तार भारत के हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में हुआ है, तो इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो ये जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 10वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि गुरु शिखर जो है यह भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। क्या कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। यह किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था, तो यह कहा गया था 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि यह लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। लखनऊ अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, तो यह पहली बार था जब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में समझौता हुआ। मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे उस वक्त कौन, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, एक मैसेज गया। तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन इस लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण ये है कि 1907 में जब कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हो रहा था, तो उस वक्त जो है कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे, एक नरम दलीय गुट और एक गरम दलीय गुट। तो दोनों गुट का भी आपस में इसी लखनऊ समझौता में समझौता हो गया था। अर्थात यही बहुत महत्वपूर्ण है लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ, और कांग्रेस के जो 2 गुट थे ये गरम दल और नरम दल, उसमें भी आपस में समझौता हुआ। 1907 इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में जो है वो फूट पड़ गया था, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1905 में बंगाल को विभाजित किया गया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो कलकत्ता में जब 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें लोगों ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है हमारे स्क्रीन पर कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हो रहा था, इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुट में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, और जो कि 16 में जाकर के फिर पुनः एक हुई। तो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो रास बिहारी बोस थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि ये 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो 1937 में जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो है पहुंच गए थे कौन, अपनी पार्टी से मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात आएगी तो फिर श्री कृष्ण सिंह का नाम आएगा, याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए, क्योंकि उस वक्त जो 1937 में जो चुनाव हुआ था तो वो प्रांत का प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था, तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि स्टेट का कोई प्रधानमंत्री नहीं था। चूँकि यह आज़ादी से पूर्व की बात है तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री में मोहम्मद यूनुस का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। इसमें यहाँ पर सही उत्तर के रूप में बी जाना जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि किस मुगल बादशाह के समय यूनानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो यूनानी शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ और इसने जो है यहाँ से मयूर सिंहासन को अपने साथ लूट करके ले गया था। वह शासक कौन था, तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला। यानी अगर कहा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है नादिर शाह उसे अपने साथ मयूर सिंहासन को ले गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह कुल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो इस 15वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में ऑप्शन बी जाना जाएगा कि भारत के सम्राट ये अकबर ने जो है सुलह कुल का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो परीक्षा की दृष्टि से जो लाभकारी होगा हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा भी। अगर आप हमसे पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर कर ले रहे हैं तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। जैसे 16 का अगर आप कर पा रहे हैं कि बी सी जो भी हो तो 16 का बी इस तरह से आप लिख करके बताइएगा, ताकि इससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। 16वां नंबर प्रश्न है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश की प्रणाली से उधार लिया गया था। तो यह अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रणाली ये लागू किया गया था, यह लिया गया था कहाँ से, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया से लिया गया था कि मनसबदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो कि जजिया कर के रूप में जाना जाता था, तो इसको समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वह अकबर को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या फिर ज्योतिबा फूले हैं। तो सही उत्तर आप भी जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। यानी तुलसीदास जो है किस मुगल बादशाह के समकालीन रहे हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो तुलसीदास जो समकालीन रहे हैं वह अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास किसके समकालीन रहे हैं, अकबर और जहांगीर के। और इन्होंने जो है क्या किसकी रचना की है, रामचरितमानस की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 20 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में बनाया गया था राजस्थान में, जो कि एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 2 प्रश्न आता है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक कुव्वतुल इस्लाम। तो ये दोनों मस्जिद है जो कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में बनाया गया था मस्जिद के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, कौन कौन नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश
और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों मिलकर के जो है उसके निर्माण कार्य को समझिए तो संपूर्ण किया है। और अगर कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि खिलजी वंश के शासक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 21 का सी सही उत्तर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। नेक्स्ट सवाल है, सार्क का जो सबसे नया सदस्य है वो कौन सा है? सार्क जो है साउथ एशिया का जो कॉरपोरेशन ये है, तो इसमें रीजनल साउथ एशिया का रीजनल कॉरपोरेशन है। ये सार्क 8 देशों का अभी संगठन है, जो जिसका मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। दक्षिण भारत का दक्षिण एशिया सहयोग संगठन के नाम से ये जाना जाता है। और इसके जो सदस्य हैं, तो ये सब सदस्य में सबसे जो नए सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी इसके सदस्य हैं। सबसे नए सदस्य के रूप में है वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सार्क कितने देशों का संगठन है? 8। सबसे जो ये है नया सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की जो स्थापना हुई है यह किस तिथि को हुई है? सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि 16 नवंबर 1945 को हुई है। फ्रांस की राजधानी फ्रांस के पेरिस में इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, यानी इसमें से किस कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? 24वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो न्यूक्लियस जो नहीं पाया जाता है वो रेड ब्लड कार्पस्कल्स यानी लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह छोटा से छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, यानी वह स्वयं विकास भी करता है, खुद का अपना प्रजनन भी करता है। तो वह सबसे छोटा जीव कौन है? तो वह है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 26वां नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली के ये पुराना किला के पास यानी निजामुद्दीन के पास जो है स्थित है। और ये सही उत्तर के रूप में कहाँ जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के दिल्ली शहर में हुमायूं का मकबरा स्थित है, जो कि पूरा मुगल शैली पर बना इमारत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह किस देश में स्थित है? वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रश्न सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो हम नीचे से चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, सही उत्तर है। उसी रिक्त स्थान को जो है क्या अंतराअणुक स्थान के रूप में जाना जाता है। पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बने होते हैं और सभी कण में जो रिक्त स्थान होते हैं उसे अंतराअणुक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाता है, ये सही है। दूसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। पदार्थ के जो भी कण हैं छोटे छोटे कण से मिलकर के पदार्थ बनते हैं और प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जिस बल के साथ आकर्षित करते हैं उसे अंतराअणुक आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। इंटर अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराअणुक आकर्षण बल, ये सही है। बी है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये अब ऑप्शन ए गलत है कि पदार्थ के कण स्थिर होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते, वो अनवरत यानी लगातार बिना रुके गतिशील रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गलत कथन पूछ रहा है तो कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं, नहीं। पदार्थ के कण जो है वो अनवरत गतिशील रहते हैं, लगातार गति में रहते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं,
प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरानुक स्थान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो अगर हम लोग बात किया जाए जल का, जल H2O यौगिक है। पारा का Hg मरकरी जो है यह पारा है जो कि ऐसा धातु है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। नमक NaCl सोडियम क्लोराइड यौगिक है। अब बात किया जाए वायु का, तो वायु न तो तत्व है न यौगिक है, ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और CO2 जो है यह 0.03% है। तो यहाँ पर न तत्व न यौगिक पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वायु। क्या है, मिश्रण है, किसका, गैसों का मिश्रण है। धूलकण शामिल है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 0.97% में अन्य सभी गैस मौजूद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, यानी कौन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो कोशिका के अंग है, कोशिका में जो लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे अंग जो है कोशिका में पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका को ऊर्जागिरी। उसी तरह लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका का। उसके बाद जो है राइबोसोम में जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक पाए जाते हैं, जीव द्रव की उपस्थिति होती है। लेकिन जंतु कोशिका में जो है बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक ये रहता है आवरण रहता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है और इसका कार्य क्या है, तो यह जो है ये पूरे कोशिका को यानी पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करता है, इसीलिए पेड़ पौधे सीधे कठोर रूप में खड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है कि सभी जितने भी ये हैं कोशिका हैं तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है, इसी के अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक सभी पाए जाते हैं। और इस कोशिका झिल्ली जो कि ये पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी होता है, इसके बाहर से एक और पतला सा आवरण रहता है जो किसका, सेलुलोज का बना होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसका कार्य है कि यह कोशिका को जो है रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ यह है कि जब उसे गर्म किया जाए तो पदार्थ की जो 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो ठोस पदार्थ को जब उसे गर्म किया जाए तो वह बिना द्रव पदार्थ में परिवर्तित हुए सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, और गैस को जब ठंडा किया जाए तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए वह पुनः ठोस अवस्था में वापस लौट आए, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है, सब्लिमेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32वां का ऑप्शन नंबर सी कि अमोनियम क्लोराइड जो है यह सही से ऊर्ध्वपातन करेगा, यानी इसके ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो बिना द्रव हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आ जाता है। तो सूर्य और या इसी को ऐसे कहा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि अगर चंद्रमा आए तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। ये दोनों प्रश्न एक ही उत्तर आएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा आए तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी, या फिर सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सवाल है 34 कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में स्थापित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन महोदय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पारित हुआ। और समाप्त पूछा जा रहा है हमारे प्रश्न में कि किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन महोदय समाप्त किया। पारित कौन किया, 1878 में लॉर्ड लिटन।
और समाप्त कौन किया? लॉर्ड रिपन। इनका शासनकाल कब रहा है? 1880 से 84। पिछले प्रश्न में इनके बारे में हम डिटेल्स में बताए थे कि कारखाना अधिनियम हो, चाहे पहली बार जनगणना हो, या इल्बर्ट बिल विवाद हो, चाहे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उम्र बढ़ाने की बात हो, ये सभी कार्य जो है लॉर्ड रिपन महोदय जाने जाते हैं। इसीलिए इनको भारतीय स्वशासन का जनक और उद्धारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे स्क्रीन पर कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किनके द्वारा किया गया था? जी, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा दोस्तों 35वां नंबर प्रश्न की ऑप्शन नंबर बी के जब सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और उनके आगमन के ये में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसी वक्त इसका दिल्ली का शिलान्यास हुआ। और उसके पश्चात जो है 1911 में ही, जब इस वक्त यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड महोदय थे। उन्होंने जो है जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, 1911 में ही उसे रद्द किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सबसे अधिक जो चर्चित पुस्तक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। ऑप्शन नंबर 20 सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जिसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है ये भी याद रखिएगा। पहले जिस वक्त भारतीय संविधान बना था 22 भाग हुआ करते थे। अभी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जिस वक्त मूल संविधान था उस वक्त 8 अनुसूची थी, 4 बाद में जोड़ा गया है, 4 भाग और 4 अनुसूची और 3 भाग जोड़ा गया है। तो भाग 4 में और ये 36 से 51 अनुच्छेद के बीच नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख किया गया है। और इसी नीति निर्देशक तत्व में जो है अनुच्छेद 45 में इसका चर्चा है कि जो बालक है यानी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के, खासकर उन्हें निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने का जो है यह मौलिक समझिए तो कर्तव्य है गार्जियंस का भी, और राज्य का भी यह दायित्व है कि वो उसे उसके लिए उपलब्ध कराए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता के वक्त जो है वह कांसे की खोज हो चुकी थी। तो अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वह सुतकोटडा से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के विषय में किस शिलालेख से हमें उसकी जानकारी मिलती है? अशोक का जो कलिंग का युद्ध हुआ वो बहुत ही भयावह युद्ध था। उसी के पश्चात जो है अशोक ने जो है धम्म की नीति अपना लिया, युद्ध की नीति को त्याग दिया। यह हमें अशोक के 13वें शिलालेख से इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेट में हम कवर किए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।